नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त का प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही राजनीतिक हलकों में क्या कुछ इस वक्त सुर्खी बटोर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र कहा, देश की आर्थिक प्रगति और सुधारों ने युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। कहा, वे हमारी सरकार के प्रेरणा पुंज, वंचितों, पिछड़ों और गरीबों की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा। एनसीसी कैडेट्स की प्रदर्शन की रक्षा मंत्री ने की सराहना। कहा, युवा कैडेट्स में दिखता है भारत का प्रतिबिंब। आज से भारत दौरे पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिल सकती है हरी झंडी। और बर्फ की मोटी सफेद चादरों से ढके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़, मस्ती में डूबे सैलानी, लेकिन प्रशासन की बड़ी चुनौती, कई इलाकों में सड़कें बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेला के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए उनका चयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुआ है। नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने युवा सशक्तिकरण की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे उनमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। लगाया गया। अपने संबोधन में पीएम ने देश की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, जीएसटी और श्रम सुधारों और विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मोबिलिटी समझौतों का जिक्र किया। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के हल पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश की आर्थिक रफ्तार की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में जीडीपी को दोगुना किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के
अनगिनत अवसर। पीएम ने कहा कि इंफ्रा निर्माण पर भारी निवेश हो या स्टार्टअप इंडिया मुहिम या फिर डिजिटल इंडिया पहल से नई अर्थव्यवस्था का आकार लेना, बढ़ता विनिर्माण हो या निर्यात में भारी इजाफा, इन सभी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी नौजवानों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से लगातार क्षमता विस्तार करते रहने को कहा। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में आयोजित 18वें रोजगार मेले में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मल्होत्रा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार गरीबों की सरकार है। पहले की सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति पत्र का समय तय नहीं होता था, भ्रष्टाचार के अवसर बनाए जाते थे, लेकिन पीएम मोदी ने भर्तियों के समय सीमा तय की। अब समय सीमा में भर्ती पूरी होती है और नौकरियों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की और बाकी दलों की सरकार थी, तब विज्ञापन से लेकर के नियुक्ति पत्र तक का समय तय नहीं होता था और इंटरव्यू होते थे और इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद से लेकर के नियुक्ति पत्र देने तक का समय इतना लंबा समय होता था। शायद इस बात का इंतजार होता था कि वो कैंडिडेट किसी तरह हम में से किसी को, सरकार के किसी अधिकारी को या किसी बिचौलिए को पकड़ने के बाद वहां पर भ्रष्टाचार का इंतजार होता था, रिश्वत की जरूरत महसूस होती थी उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने इसे टाइम बाउंड किया और आज की स्थिति ये है कि विज्ञापन निकलता है और जब अभ्यर्थी को उसका नियुक्ति पत्र उसके हाथ में दिया जाता है तो वो एक समय सीमा के अंदर पूरा होता है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में सिर्फ 6 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। हमारी सरकार के कार्यकाल में सिर्फ रोजगार मेले से 11 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही कहा कि युवाओं को 500 से अधिक कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की मदद दी जा रही है। यूपीए की सरकार में 10 वर्षों में केवल 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था और अभी 11 वर्ष में जी के नेतृत्व में लगभग 11.5 लाख से अधिक युवाओं को देश में विभिन्न सर्विसेज में मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है भारत पारदर्शिता, नवाचार और शासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। हर वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार ने छुआ है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उनके रोजगार की चिंता भी मोदी जी के विजन से हो पाई है। आज रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000, 20,000, 50,000 तक का लोन आसान किश्तों पर वापस दे सके, वो इसकी व्यवस्था भी की है। आज कॉरपोरेट्स के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय मानकों को भी स्थापित किया गया है। हमारे साथ इस वक्त धीरज और दिव्यांशु जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे दो संवाददाताओं का। धीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रोजगार, ये मांग है आज के युग की, और किस तरह से जो सरकार ने वादा किया वो सिर्फ कागजों में ना रहकर आज जमीन पर उतरता नजर आया है। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, रोजगार यहाँ पर दिया गया, नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आई? किस तरह से युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों को आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमने देखा कि 61,000 जो युवा थे उनको नियुक्ति पत्र मिली है 45 स्थानों पर, और जिस तरीके से उनके मन में ये खुशी थी
उनके अपने परिवार का, उनके माता पिता का, उनके परिश्रम का, और सभी को एक तरीके से उन्होंने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया, युवाओं ने व्यक्त किया, खुशी जाहिर की कि किस तरीके से विकसित भारत बनाने का एक जो सपना जो प्रधानमंत्री ने देखा है, और उसमें उन्होंने युवाओं को उसका एक अवसर, युवाओं के लिए एक अवसर कहा है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 2047 तक में जबकि आपका देश विकसित बनेगा, तब आप अपना योगदान उस देश को विकसित बनाने में देंगे। युवाओं में काफी खुशी थी। इसका साफ तौर पर यह संदेश था कि पहले ये होता था कि जब विज्ञापन निकलते थे रोजगार के लिए, तब युवाओं को पता नहीं चलता था कि इस विज्ञापन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, और उसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी होती थी, और कई ऐसे भी युवा होते थे जो कि जिनकी की तैयारी करते करते और उस आवेदन के भरने के बाद तैयारी करते करते उनकी उम्र जो है उससे बाहर हो जाती थी और उस इंतजार में रह जाते थे। लेकिन जो अभी टाइम बाउंड जो हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो वैकेंसी है युवाओं के लिए, उनके लिए जो अवसर है, उस अवसर को कैसे टाइम बाउंड किया जाए। और हमने देखा कि किस तरीके से रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और एक टाइम बाउंड के जरिए सौंपे गए, ताकि युवाओं को ये लगता है कि अभी हमारी उम्र इतनी है और अगर इस परीक्षा और इस की परीक्षा इतने समय तक में होगी तो हम उसमें अपना योगदान दे पाएंगे या उसमें हम नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात हुई है कि जिस तरीके से युवाओं के इस देश में भारत ने जो लगभग 100 देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका के जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया है, उस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत के युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो अवसर खुले हैं। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा आज कि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि बीते 10 वर्षों में अपने जीडीपी को दोगुना किया है। 100 से अधिक देशों ने भारत में आके निवेश किया है, उस पर एग्रीमेंट किया है और निवेश यहाँ हो भी रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का और डिजिटल इंडिया का हब भारत बना है, और जो सबसे प्रमुख बातें जो प्रधानमंत्री ने कही है कि जिस तरीके से स्टार्टअप के जरिए लगभग 2 लाख स्टार्टअप में कह सकते हैं कि 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बिल्कुल, तो ये युवा ना सिर्फ अपने जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं बल्कि नए भारत के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। दिव्यांशु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ मैं देख पा रही हूँ कुछ युवा भी मौजूद है। किस तरह से दिव्यांशु आज युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं अवसरों के इतने द्वार खुल रहे हैं कि वाकई एक बेहतर समय है ना सिर्फ अपने जीवन को सही राह दिखाने का बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बेहद मजबूती ये युवा प्रदान कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप साझा करना चाहेंगे हमसे? रोजगार ही नहीं अवसरों के इतने द्वार खुल रहे हैं कि वाकई एक बेहतर समय है ना सिर्फ अपने जीवन को सही राह दिखाने का बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बेहद मजबूती ये युवा प्रदान कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप साझा करना चाहेंगे हमसे? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले के जरिए 61,000 से ज्यादा जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे हैं। ये नियुक्ति पत्र लेकर युवा काफी ज्यादा खुश हैं और मेरे पीछे भी आप जिस तरह से देख रही हैं कुछ ऐसे युवा हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो युवा आप देख रहे हैं ये अलग अलग फोर्सेज में ये जाने वाले हैं। इनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुछ बीएसएफ में जाएंगे, कुछ आईटीबीपी में जाएंगे। सबसे पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कहाँ आप ज्वाइन करने वाली हैं और कैसा लग रहा है? मेरा नाम ईशा दलाल है और मैं बीएसएफ ज्वाइन करने वाली हूँ और मुझे पंजाब मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे जॉब के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जो मैं चाहती थी एट द लास्ट मुझे मिल गया। और इसका ज़्यादा क्रेडिट मुझे, मेरी फैमिली और मोदी सरकार को भी जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए भी निकाली है। वही आज प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा देश विकसित हो रहा है, जो खासकर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं और उनकी जो बराबरी है लड़कों से वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हाँ जी, ये बात सच है। आजकल की लड़कियां भी उतना दम रखती हैं, उतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बीएसएफ भी ज्वाइन कर रही हैं। बॉर्डर पे जाकर वो अपना ड्यूटी देंगी। और रही बात सिक्योरिटी की, कहते हैं कि गर्ल्स हो या विमेंस हो उनको सेफ्टी नहीं है,
और इक्वालिटी नहीं मिलती है, ये सब नहीं मतलब कहते हैं, बट आज के दौर पर ऐसा कुछ नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, विमेंस को इक्वालिटी मिली है, हर चीज़ में इक्वालिटी मिली है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। आपने कहाँ ज्वाइन करने वाली हैं? मेरे को बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है और मेरे को पंजाब मिला है। अच्छा, आप आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिले हैं। नौकरी की तो खुशी होगी, लेकिन जिस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े और उस कार्यक्रम में आपको नियुक्ति पत्र मिले तो कहीं ना कहीं खुशी डबल से ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी, मेरा नाम गर्वित है, मुझे बीएसएफ मिली है और फाइनली आज इतनी हार्ड वर्क के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला, वो खुशी हो रही है। मेरे फादर भी मेरे साथ आए, उन्हें भी खुशी हुई कि टाइमली सब चीज़ कंप्लीट हुआ और फाइनली मुझे रिजल्ट मिला। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार ने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं, प्रधानमंत्री जी भी थे वहाँ पर, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे फाइनल जॉइनिंग लेटर मिल गया। आप इधर आ जाइए, आपका क्या कहना है इसमें? सर, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरे को आज जॉइनिंग लेटर प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊँ और आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। उसका सारा क्रेडिट मैं मेरे अपने परिवार वालों को देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, जो टाइम पे भर्ती करवा रहे हैं और हमें रोजगार का अवसर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इम्पोर्टेंट बात आज ये भी कही कि देश में जो रोजगार के जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि पैदा हो रहे हैं, एफडीआई का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा जो नए नए युवा बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप लगातार लेकर आ रहे हैं, उससे भी लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं। ये आपने जो तमाम बातें सुनी प्रधानमंत्री जी की, इस पर क्या कहना है? सर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकों पहल चलाई जा रही हैं, इसकी तरह ना कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है और हमें आज 18वें रोजगार मेला के तहत हमें नियुक्ति पत्र बांटा गया है। मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है और मेरा रिपोर्टिंग 9 मार्च को एसटीसी बीएसएफ चाकूर महाराष्ट्र में है। यस सर। आपका क्या कहना है इस पर? रोजगार जिस तरह से आपको मिला है, नियुक्ति पत्र आज मिला है, प्रधानमंत्री को भी आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री जी की आपको पसंद आई? सर, प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान चलाया रोजगार मेले का, उसके तहत बिना किसी भ्रष्टाचार के जो अब रोजगार बांटे जाते हैं, युवाओं में अगर काबिलियत है तो वो अपने दम पे रोजगार हासिल कर सकता है बिना किसी भ्रष्टाचार के। और रोजगार युवाओं के साथ जो मोदी जी साथ चलते हैं और जो उनका शपथ है युवाओं को भारत का सबसे बड़ा देश बनाना, जो युवा ताकत है भारत के पास उसे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करना। और मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह तोमर है और मेरे को बीएसएफ मिली है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों का। तो आपने देखा, नौकरी की तो खुशी है ही, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी इनको इस बात की है कि आज प्रधानमंत्री जी खुद वर्चुअली इनके साथ जुड़े हैं और रूबरू हुए हैं। तो ये तमाम बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और धीरज हमारे साथ जुड़े में। धीरज, क्या सही बात, यहाँ पर आज जिस युवा में काबिलियत है वो बिना भ्रष्टाचार के अपने दम पर रोजगार प्राप्त कर सकता है। ये जो अवसर खुले हैं, ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आज इंटर्नशिप दी जा रही है बच्चों को, यानी कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस वक्त हम इन युवाओं का जो रोजगार मेला है, इसने भी जो अपनी क्रेडिबिलिटी हासिल की है वो भी उल्लेखनीय है। कि जो रोजगार मेला है ये एक संस्था बन गई है और एक संस्था की तरह इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, चाहे अगर हम कह सकते हैं कि चाहे सर्विस सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में, देखिए बीएसएफ के क्षेत्र में या सीआरपीएफ के क्षेत्र में है, प्रधानमंत्री ने आज जो 61,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उन 61,000 नियुक्ति पत्र में 8,000 महिलाएं हैं। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अगर स्टार्टअप में अगर आप जाएंगे तो उस क्षेत्र में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि जो युवा आज आवेदन करता है उसको आज पता है कि
आवेदन की सीमा क्या है और किस सीमा तक हम नौकरी पा सकते हैं। बिल्कुल। हमें किसी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना है, हमें किसी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना है। बिल्कुल। युवाओं की उम्र खत्म हो जाती थी तैयारी करते करते, लेकिन रोजगार आता नहीं था। रोजगार के बिल्कुल, विज्ञापन जो तक नहीं रोजगार आते दूर थे। की कौड़ी होता ऐसा भी था, लोगों ने आज किस देखा तरह से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, हमने सब देखा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज और दिव्यांशु हमसे जुड़ने के लिए। हमने उन युवाओं से भी मुलाकात हमारे संवाददाताओं ने कराई जो आज तैयार है सीमा पर जाकर हमारे देश की रक्षा करने के लिए, और उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। यही वजह है कि आज के भारत की स्किल्ड युवा फोर्स को पूरे विश्व में अवसर मिल रहे हैं। मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष आज से भारत दौरे पर हैं। वे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले EU प्रमुख भारत को लेकर FTA के बारे में बड़ा ऐलान कर चुकी हैं, जिसके बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता निर्णायक चरण में आ गया है और 2007 से शुरू हुई बातचीत आखिरकार 2026 में समझौते का रूप ले रही है। करीब 2 दशक की लंबी और जटिल बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दहलीज पर हैं, जिससे दोनों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने वाली है। वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने बीते 4 वर्षों में जिस तेजी से मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ भी 27 जनवरी को ऐसे ही एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएंगे। समझौते के लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलने की संभावना है। वहीं यूरोपीय संघ के उत्पादों को भी भारतीय बाजार में इसी तरह की सुविधा मिल सकेगी। जिस उद्देश्य के साथ इस समझौते की नींव रखी गई थी, वो अब लगभग 2 दशक बाद साकार होती दिख रही है। वर्ष 2007 में शुरू हुई ये पहल अब 2026 में ठोस आकार ले रही है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत EU FTA की शुरुआत 2007 में हुई, जब दोनों पक्षों ने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA के रूप में इसे शुरू किया। ये पहल मुख्य रूप से EU की ओर से आई, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार को देखते हुए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता था। भारत की ओर से भी रुचि थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। समझौते का उद्देश्य सामान, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक सहयोग को कवर करना था। 2007 से 2013 तक कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन असहमतियों के कारण ये रुक गया। 2022 में वार्ताएं फिर से शुरू हुई, मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन व्यापार तनाव जैसे वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के कारण इसकी राह थोड़ी आसान हुई। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार उच्च स्तरीय संवाद और बैठकों ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। हालांकि FTA वार्ता के दौरान कई संवेदनशील और जटिल मुद्दे सामने आए। इनमें सबसे अहम रहा व्यापार संतुलन, जहां भारत को ये आशंका थी कि यूरोपीय उत्पादों को भारत के आसान बाजार पहुंच मिलने से अपने घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं कृषि उत्पादों और वस्त्रों पर शुल्क को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे। भारत चाहता है कि उसके कृषि और वस्त्र उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर अवसर मिले, जबकि यूरोपीय संघ अपने किसानों और घरेलू उत्पादों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा।
इसके अलावा निवेश और सेवा क्षेत्र में पहुंच, डेटा सुरक्षा और नियामक मानक जैसे मुद्दे भी बातचीत के केंद्र में रहे। यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता और सख्त नियामक ढांचे पर जोर दिया, जबकि भारत के लिए ये मामला घरेलू नीति और डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा रहा। साथ ही पर्यावरणीय और श्रमिक अधिकारों से जुड़े सामाजिक मानकों को लेकर भी यूरोपीय संघ ने भारत से सुधार की अपेक्षा की। इन सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों पक्ष इस समझौते को उच्च प्राथमिकता देते आए हैं। नतीजतन आज दोनों पक्ष ऐसे ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ईयू के साथ ये एफटीए अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। अखिलेश, लगातार इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ऐसे में जब निर्णायक स्तर पर ये पहुंच चुका है, क्या कुछ उम्मीदें लास्ट मिनट जो तैयारियां हैं वो इस वक्त देखने को हमें मिल रही हैं? साथ ही साथ जिस तरह से सुरक्षा और अफसर की बात होगी उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल भारत दौरे पर वो आ चुके हैं और 27 तारीख को लेकर सभी को इंतजार है। देखिए, उर्सुला वॉन डर लीयेन जो वहाँ की यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष है वो आ जाई हैं। कल यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो आएंगे, एंटोनियो डा कोस्टा। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 साल, तकरीबन 20 साल तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने के लिए, उसके तरीके को तय करने के लिए, उसमें जो शामिल तत्व होंगे उन पर लगातार बातचीत होती रही है। बीच में थोड़ा सिलसिला रुका भी था, लेकिन अब ये तकरीबन तय हो चुका है। कुछ अंतिम चीजें हैं जिस पर कि कल जो हमारी यूरोपीय यूनियन के यहाँ के जो अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आखिरी कह सकते हैं कि चीजें तय करना बाकी है, और कुछ एक आध चीजें ऐसी होती हैं जो आप मानते हैं कि जब शीर्ष नेता होते हैं, शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में फाइनल उसको शेप दिया जाता है। तो ये है, लेकिन इतना तय है कि एफटीए पर समझौता होगा। शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होगा। 27 जनवरी को शिखर सम्मेलन के बाद एफटीए पर समझौता होगा। यूरोपीय कमीशन के जो अध्यक्ष है वो वहाँ एक आर्थिक सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है, उसमें भी शामिल होंगी। और उसके पहले जो है वो यहाँ पे जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि दोनों रहेंगे। कल जैसा कि अब मैंने बताया कि कल एंटोनियो डा कोस्टा कल यहाँ आएंगे। तो एक जो सबसे एक रोचक बात यह है कि अभी जब अमेरिका अपनी भावे दुनिया के सभी देशों के खिलाफ तान रहा है, टैरिफ युद्ध एक तरीके से उन्होंने लगा रखा है, अपने यहाँ कोई सामान नहीं है आने देने की एक तरीके से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है। ऐसे में यूरोप के देश अगर सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बाजार में एक कह सकते हैं तनातनी जैसी स्थिति है। बिल्कुल, और आज भारत दुनिया के तमाम देशों को एक बहुत बड़ा बाजार ऑफर करता है, तो दोनों ही पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन व्यापार संतुलन को लेकर शुरू से भारत की चिंताएं रही हैं। अखिलेश, किस तरह से उसको देखते हैं कि यहाँ पर बेहतर अवसर चाहिए, लेकिन एक जो प्रतिस्पर्धा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको उतना नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ध्यान हमेशा से ही भारत रख रहा था और यही ज्यादा कंटेंशन का एक पॉइंट बना हुआ था। इस व्यापार संतुलन को लेकर किस तरह से दोनों पक्ष इस वक्त सहमति के निर्णायक चरण पर पहुंचते हुए नजर आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कृषि क्षेत्र जो है वो भारत का ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत नहीं चाहता कि किसी भी देश का प्रवेश हो उस तरीके से जो हमारे कृषि क्षेत्र के लिए खतरा बने। और डेयरी क्षेत्र दूसरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हमारे यहाँ डेयरी का उत्पादन काफी होता है, उसमें भी हम नहीं चाहते कि भारी प्रतिस्पर्धा हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं, देखिए जया, जो कि भारत को चाहिए, भारत के लोगों को चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों में जैसे हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, या यूरोप के लोगों को इंटरेस्ट है, अगर उनको अपने वाइन में, उनको अपने लीकर भेजने में इंटरेस्ट है तो वो उसमें बाजार खोलने में कोई बहुत परेशानी नहीं है। इसके अलावा ऑटोमोटिव है, जो गाड़ियां हैं, उसके लिए बाजार खोलने में बहुत सारी कोई परेशानियां नहीं है, उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें दोनों देशों ने तय किया है कि उसमें हम एक विन विन सिचुएशन, जो किसी को घाटा ना हो और दोनों को फायदा हो, और दोनों को फायदा होने के लिए ही अब जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 2 दशक से दोनों के बीच में बातचीत होती रही, और इसमें फाइन प्रिंट्स पर भी बातचीत हुई है। और इन फाइन प्रिंट्स में क्लाइमेट चेंज पर किस तरह के सहयोग करेंगे, इस फाइन प्रिंट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे होगा, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इस पे किस तरह की बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होगा, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी किस तरह की दी जाएगी। तो ये सारी बातें इसमें शामिल है।
अब देखिए फाइनल प्रिंट तो जब इसकी घोषणा होगी तब आएगी, लेकिन निश्चित तौर पे भारत इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि हमारे कृषि क्षेत्र को, हमारे डेयरी क्षेत्र को नुकसान न पहुंचे और जो हमारे यहाँ रोजगार की बढ़ोतरी हो और यूरोप के लोगों की जो जरूरतें हैं, यूरोप की जरूरतों को भी हम पूरी कर सके। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, जो हमारे यहाँ जो युवा है, स्किल्ड लोग हैं, हमारे यहाँ रिसर्च में लोग हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई करने के इच्छुक जो युवा है वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए वहाँ अवसर बने, उनको संयुक्त रिसर्च करने का मौका मिले। इन सारी चीजों के दरवाजे निश्चित तौर पर यूरोप के लिए खुलेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि यूरोप इस मामले में भारत के बड़ी संख्या में भारत से युवाओं को आकर्षित करेगा और हमारे यहाँ जो एक इच्छा है बाहर जाकर पढ़ने की, रिसर्च करने की, वो भी पूरी होगी। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से इस वक्त जो मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में जिस तरह का दबाव हम देख रहे हैं और जो व्यापारिक असंतुलन को लेकर जो चिंताएं उभरी हैं, जाहिर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस डील के क्रैक होने में। लेकिन अखिलेश, किस तरह से देखते हैं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के तहत हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से कितना बड़ा ये एक अवसर होगा हमारे स्किल्ड फोर्स के लिए? कैसे वैश्विक डिमांड के रूप में हम एक जो सप्लाई चेन है उसके केंद्र में आने, भारत को लाने में भी ये अहम डील साबित होगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसे साफ किया है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दरवाजे अपने जो है वो बाहर के लिए नहीं खोलेंगे। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो एक टैलेंटेड फोर्स है जिसमें कि लेबर फोर्स भी शामिल है, वो उसकी हमारे यहाँ बहुतायत है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं और उसके उपयोग करने के लिए हमको बड़े पैमाने पे एक मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने पड़ेंगे। लेकिन जो एक टेक्नोलॉजी गैप है, निश्चित तौर पे हम स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी गैप है। उस टेक्नोलॉजी गैप को हम यूरोपीय यूनियन के साथ पूरा कर सकते हैं। उनके यहाँ उन्नत टेक्नोलॉजी है और उनके यहाँ पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी है, जिसे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी आजकल कहते हैं। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी आकर हमारे यहाँ के जो इवन स्मॉल और मीडियम सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी कामयाब हो सकते हैं और इससे हमारा जो है आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा होगा। और उस आत्मनिर्भरता के एक लक्ष्य में एक बात यह भी शामिल है कि हम देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात होती है कि हम अगर आपसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी का हम ट्रांसफर भी लेंगे ताकि आने वाले दिनों में हम उस पर खुद भी काम कर सके। हर चीज के लिए आपको बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। सबसे बड़ा बाजार कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर यहाँ है, सबसे बड़ी जनसंख्या है और अभी गांव से लेकर शहरों तक जो है हमारा कंज्यूमर बेस बड़ा है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है और डिजिटल जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस डिजिटल ट्रांजेक्शन के कारण जो है हमारा खरीद फरोख्त काफी आसान हुआ है। हमारा डिलीवरी सिस्टम बढ़ा है, इसके चलते रिटेलिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा एक डायनेमिक एक मार्केट अगर यूरोप के लोगों को मिलेगा तो निश्चित तौर पे उनकी रुचि होगी। कल ही मेरी एक यूरोप के एक देश के एम्बेसडर से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि देखिए जो भी हमारी स्थिति है, भारत इतना बड़ा देश है कि यूरोप के सारे देशों की जो मार्केट की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। हमें 150 करोड़ का मार्केट एक साथ नहीं चाहिए सभी देशों को। हाँ, सभी देशों को अगर छोटा छोटा भी उनके यहाँ कंज्यूमर बेस मिल जाएगा, अगर 10 लाख का भी मिलेगा तो उनके लिए काफी पर्याप्त होगा कि उनके जो सामान है वो यहाँ सामान निर्यात हो सकते हैं, उनका कंजम्पशन हो सकता है। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही सुघड़ तरीके से भारत और यूरोप के बीच में एक संबंध का, व्यापार का और एक आपसी विश्वास का और रणनीतिक जो कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का एक माहौल इस शिखर बैठक और एफटीए के साइन करने के बाद बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अखिलेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज दुनिया के बड़े बाजारों में भारत शामिल है और निवेश के लिहाज से, भरोसे के लिहाज से एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में भारत अपनी जगह और भी मजबूत कर रहा है और यही वजह है कि आज करीबन 100 देशों के साथ भारत जो व्यापारिक संबंध है वो भी और घनिष्ठ हो रहे हैं और इसी कड़ी में सभी की निगाहें हैं इस वक्त इस मदर ऑफ ऑल डील्स पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स को भारत का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स के अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उससे साफ दिखाई देता है कि
एक राष्ट्र के रूप में हमारे देश का भविष्य बेहद उज्जवल है। रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को नए भारत के नए अभिमन्यु बताया। उन्होंने कहा कि आप जैसे भारत के नए अभिमन्यु किसी भी प्रकार के चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी जानते हैं और उससे विजयी होकर बाहर निकलना भी जानते हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट से, आइडियाज थे, उसको देख रहा था। जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट्स से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबको देखने के बाद, कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में जो मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, उसमें एनसीसी कैडेट्स की बड़ी भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं भुज में अपने सैनिकों के साथ मिलने गया था, और मुझे अपने वीर जवानों के साथ साथ वहां की कुछ एनसीसी के कैडेट से भी मिलने का अवसर मिला था। और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी अपने पूरे जोश में है। जैसे हमारे आर्म फोर्स के जवान थे, फोर्सेस जवान थे, वैसे ही हमारे एनसीसी कैडेट। और मुझे यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में ये मॉक ड्रिल्स किए गए, तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने निभाई है। इसके लिए भी मैं आप सभी एनसीसी कैडेट्स को और आपके माध्यम से सारे देश के एनसीसी कैडेट्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ओडिशा के संबलपुर में आयोजित एक मार्च में भाग लिया। ये मार्च राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संबलपुर महानगर इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत भी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और संघ के उद्देश्य को लोगों के बीच रख रहे हैं। मिड प्राइम में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा कि अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर कर्पूरी ठाकुर हमेशा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने एक भाषण का छोटा सा अंश भी शेयर किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी
उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीदरलैंड में भारत के एआई समिट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एआई और सेमीकंडक्टर्स को लेकर वैश्विक नेताओं से हुई मुलाकातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को इन क्षेत्रों में काफी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर राउंड टेबल में दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने भारत की अब तक की यात्रा पर भरोसा जताया। एआई लीडर्स हमारे देश में हो रहे शोध और विकास कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित हैं। Very significant meetings, the semiconductor roundtable, where practically all the big leaders of semiconductor world were present. They showed the confidence in India's journey so far, and they would like to contribute to our journey in every which way. The AI leaders were very excited at the R&D, which is the research which is happening in our country, and the models which are getting developed. And the diversity of our country is again a major factor by which India's AI capabilities will grow to a different level. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिप बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है और इसके लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने का आकार रोजाना बढ़ रहा है। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack. Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. केंद्रीय मंत्री ने टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होने के लक्ष्यों पर बताया कि 1 जनवरी 2022 को सेमीकंडक्टर मिशन शुरू होकर भारत ने 5 साल के लक्ष्य तय किए थे। इसके तहत पहला व्यावसायिक उत्पादन 2026 में ही शुरू होने वाला है और इसी साल कुल मिलाकर 4 प्लांट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। When we started the semiconductor mission on 1st Jan 2022, we had taken a target that within 5 years we should start the commercial production. Very glad to say that the first commercial production will start in 2026 itself. Actually, 4 of the plants will start their commercial production in 2026. The pilot production have started already in 3 plants in 2025 itself. Now the equipment manufacturers are coming to India. The material manufacturing ecosystem is also getting set up. लंदन में रह रहे भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने ईडी के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो उसे इसके लिए आखिरी मौका दे रहा है, आगे और वक्त नहीं दिया जाएगा। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 9वां आरोपी बनाया गया है। ईडी का आरोप है कि संजय भंडारी के साथ वाड्रा के संदिग्ध वित्तीय लेन देन हैं और इनमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। गौरतलब है कि 2025 जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी रिकॉर्ड किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट 26 फरवरी को सुनवाई करेगा और इस पूरे मामले को लेकर आर्म्स डील जो है ये भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ संदिग्ध वित्तीय लेन देन का ये पूरा मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। जहां पहाड़ से लेकर मैदानों तक इस वक्त
ठिठुरन भरी ठंड ने सभी को हैरान परेशान कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने प्रशासन की चुनौतियां तो बढ़ा दी हैं, लेकिन सैलानी बड़े खुश हैं। बड़गाम और कठुआ में ताजा बर्फबारी के बीच पर्यटक प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से इस वक्त बर्फ की मोटी सफेद चादर में पूरी तरह से ढक गए हैं। कश्मीर घाटी में लगातार जारी हिमपात के चलते तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं अनंतनाग और उधमपुर क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी से सड़कें, पहाड़ और रिहायशी इलाके बर्फ में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। एकदम लग रहा है जन्नत में आ गया, दिल गार्डन हो गया है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है स्नो, इस जैसी जगह नहीं है कहीं भी। स्वर्ग है, स्वर्ग जीते जी स्वर्ग देख लिया हमने आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों के साथ, एकदम मजा आ रहा है। जब स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे आने का आनंद ही कुछ अलग हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर जरूर विजिट करें, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर हो रहा है। कल से लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है। रामबन में भारी बर्फबारी के कारण NH44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। रामबन के अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पीर पंजाल का इलाका बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ भी कई सड़कें बाधित हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने शिमला समेत आसपास की पहाड़ियों को बर्फ की मोटी सफेद चादर से लपेट दिया है। चंबा और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों के उत्साह को दोगुना कर दिया। बर्फ से ढके नजारों ने पर्यटन स्थलों की रौनक बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग, बच्चे या फिर बुजुर्ग बर्फीले नजारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और कल पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदान पर भी दिखाई दिया। आज सुबह 8:30 बजे तक मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के हिसार में तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और जबकि राजस्थान के सीकर और पिलानी में तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना और करनाल में 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जैसलमेर में 4.5, जबकि अमृतसर में 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो पहाड़ों पर बर्फ और मैदान पर ठिठुरन। यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में भी ठिठुरन बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल के तहत समयबद्ध निगरानी और समन्वय से मुंबई ऊर्जा मार्ग परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस परियोजना ने मुंबई की बिजली आपूर्ति को मजबूत किया, लोड शेडिंग का जोखिम घटाया और शहर के ऊर्जा व औद्योगिक भविष्य को नई मजबूती दी। प्रगति से मिली मुंबई को गति, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परिकल्पित मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड परियोजना MUML को एक उद्देश्य के साथ अप्रैल 2018 में मंजूरी दी गई थी। उद्देश्य था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ट्रांसमिशन को मजबूत करना। जून 2020 में लागू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दायरा 359 सर्किट किलोमीटर तक फैला है, जिसकी डिजाइन क्षमता 1000 MVA है।
ये परियोजना ठाणे और रायगढ़ जिलों के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है और मुंबई क्षेत्र की बढ़ती बिजली जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। करीब 3,100 करोड़ की संशोधित लागत से तैयार हुई परियोजना सितंबर 2024 में 100% भौतिक और वित्तीय प्रगति हासिल कर पूरी हो चुकी है। हालांकि MUML को जटिल भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, राइट ऑफ वे और विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन अड़चनों के कारण परियोजना के कई हिस्सों में काम रुकने की स्थिति तक बन गई थी। इन परेशानियों के बीच इस परियोजना को प्रधानमंत्री की प्रगति पहल के तहत उठाया गया, जिससे केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच तेज और प्रभावी समन्वय संभव हो सका। प्रगति पहल के माध्यम से समयबद्ध समाधान निकाले गए, जिससे रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हुए। निष्पादन की गति में तेजी आई और परियोजना को समय पर कमीशन करना संभव हो पाया। Pragati portal has been a game changer for any infrastructure projects, I would say, and especially when it came to Mumbai Urja Marg, being on Pragati portal, the biggest achievement for making sure that the projects can move and complete on time happens because Pragati portal brings all the relevant stakeholders around the table, and the issue can be really discussed and a solution can be brought in. Rather than going from one department to another department and having different versions, it's a platform where you have the seniors also to take a call in the government because it is being conducted by the topmost authority. PMO team is involved. ये परियोजना 765 kV पडिया सब स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण पावर नोड्स को आपस में जोड़ती है। इसके माध्यम से नवी मुंबई पावर ग्रिड सब स्टेशन का एनर्जाइजेशन संभव हुआ, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से लंबित पड़ा था। MUML परियोजना अब लगभग 1800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करती है, जो मुंबई की चरम बिजली मांग का लगभग 50% है। इससे न केवल लोड शेडिंग का खतरा काफी हद तक कम हुआ, बल्कि ग्रिड की विश्वसनीयता और लचीलापन भी मजबूत हुआ है। साथ ही परियोजना मुंबई के पावर मिक्स के नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण को समर्थन देती है। स्थानीय स्तर पर इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ साथ निर्माण और सहायक गतिविधियों से रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली। ज्यावेळी संघर्ष झाला असं वाटत होतं की ते काय होणार नाही, होईल किंवा नाही, परंतु आता असं वाटतं की खरोखरच काहीतरी देशाच्या प्रगतीपथासाठी आणि आधुनिकीकरणाच्या आणि तांत्रिक गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर असे प्रकल्प होत असताना शेतकऱ्यांचा देखील त्या प्रामुख्याने विचार केला जातो। त्याला आम्हाला साहेब असं वाटलं होतं की प्रकल्प झाल्याने आमची एक आर्थिक हानी होईल, पण आता जसा तुमचा प्रोजेक्ट तयार झाला त्याच्याबद्दल आम्हाला आता असं वाटतं की हा प्रकल्प हा सर्वांसाठी चांगलाच आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारची आम्हाला हानी होत नाही आणि झाली पण नाही। आर्थिक दृष्टि से इतने लंबे समय से चली आ रही ट्रांसमिशन बाधाओं को दूर किया है और डेटा सेंटर जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। मुंबई ऊर्जा मार्ग परियोजना भारत के शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक अहम उपलब्धि के रूप में उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है। टीम ने अपने पहले 2 मुकाबले जीतकर सुपर 6 में जगह बनाई। अब अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय टीम का सामना आज न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के बाद मैदान गीला होने के कारण अभी तक खेल शुरू नहीं हुआ है। आयुष मात्रे की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक टूर्नामेंट में अजय है। भारत ने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में उसने जीत दर्ज की है। अमेरिका और बांग्लादेश को हराने के बाद टीम इंडिया ग्रुप बी में टॉप पर है और वह इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अब तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। टीम के पहले दोनों मुकाबले बारिश के कारण बेनतीजा रहे हैं। मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें युवा वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना आरसीबी से होगा। आरसीबी 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है।
महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले टेस्ट के लिए भारतीय महिला टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। प्रतिका रावल और वैष्णवी शर्मा को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इस दल में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोई टेस्ट नहीं खेला है। ऐसे में 5 खिलाड़ियों को टेस्ट पदार्पण का मौका मिल सकता है। ये टेस्ट वाका में 6 से 9 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। भारतीय महिला टेस्ट दल इस प्रकार है। अगर हम बात करें तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष, उमा छेत्री, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा और सयाली सद्धारे। तो ये तमाम युवा हैं जिन्हें जिनमें 5 खिलाड़ियों को अपना पहला टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।